नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर आ रही है जहां एक एएसआई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर बिहार के सिवान से आ रही है जहां दिल दिला देने वाली खबर आई है, जहां पर एएसआई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बिहार के सिवान से बड़ी खबर, धारदार हथियार से वार कर उतारा गया है मौत के घाट। एएसआई के खून से लथपथ शव मिला है। आपको बिहार के सिवान से बड़ी खबर बता रहे हैं और इस खबर के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार के सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एएसआई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है बिहार के सिवान से और आपको बता दें, धारदार हथियार से वार कर उतारा गया है मौत के घाट। बड़ी खबर, एएसआई का खून से लथपथ शव मिला है। और आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार के सिवान से है जहां पर एएसआई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। और ये खबर आपको सीधा बिहार के सिवान से हम बता रहे हैं जहां पर, और आपको बता दें, सिवान में आपराधिक वारदात सामने आई है जहां अपराधियों ने एक एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर एएसआई की हत्या की और शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला दरौंदा थाना क्षेत्र का है जहां पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे। बताया जा रहा है कि वो कहीं जा रहे थे, तभी बीती रात अपराधियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उनका शव दरौंदा थाना क्षेत्र में बसाव नवका टोंका में फेंका गया है। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल। इतनी बेरहमी से एएसआई की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है, क्यों मारा गया है एएसआई को? बिल्कुल, देखिए आलोक, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चुनावी माहौल है और उस बीच जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। सिवान में ये बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया जहां अपराधियों ने एक एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि अपराधियों ने धारदार हथियार से एएसआई की हत्या की और शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मामला दरौंदा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है आलोक, जहां पर पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे और बताया जा रहा है कि वो कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से अपराधियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारकर दरौंदा थाना क्षेत्र के बसाव नवका टोला में फेंक दिया गया। तो सुबह जब लोगों ने शव को देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही साथ जरूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई और अब पूरी तरह से जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इस पूरे मामले का पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये मामला क्या था और किस वजह से किस तरीके से अपराधियों ने ये निर्मम हत्या की है। साहिल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको फिर से एक बार बताते चलें, बिहार के सिवान से बड़ी खबर है जहां एएसआई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 महत्वपूर्ण चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन रैलियों के माध्यम से वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए अपील करेंगे और महाविजय के लिए जनता से संवाद करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मतदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, बिहार के मेरे परिवारजन भाजपा राजग को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और भाजपा राजद की शानदार जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, उत्साह के इस माहौल में कल मुजफ्फरपुर में और छपरा में जनता जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, स्टार प्रचारक हैं और उनकी रैलियां न केवल मतदाताओं को आकर्षित कर रही हैं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी नया उत्साह भरती हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति डबल इंजन की सरकार और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को साधने पर केंद्रित है। मोदी अपनी रैलियों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मुद्दों पर जोर देते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहर यदि हो तो उसे संतुलित किया जा सके।
तो आपको बता दें 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं हैं और पीएम मोदी का बिहार दौरा आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं होंगी। पीएम मोदी का बिहार दौरा आज से, और आपको बता दें स्टार प्रचारक के रूप में पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल जी बीजेपी से। राहुल जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं, 2 चुनावी रैलियां करेंगे, कैसे देखते हैं रैलियों को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लेकर हमेशा एक संवेदना प्रकट किया है और बिहार को हमेशा मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है और निरंतर प्रयास किया है। इस प्रयास को अगर देखा जाए तो 2014 के बाद ही शुरू हो गया था, जब बिहार को विकसित बनाने के लिए लगातार केंद्र की तरफ से बिहार को समर्थन मिलता रहा था और एक बजट के रूप में केंद्र की तरफ से बिहार पे एक पौनी नजर रखी गई थी ताकि इसको विकसित बनाया जाए और विकासशील राज्य में इसको सम्मिलित किया जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो प्रधानमंत्री जी की जो रैली हो रही है, उस रैली का अगर उद्बोधन देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जो जनसभाएं उमड़ कर आती है, वो इस बात का प्रतीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र स्तर पे और नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य स्तर पे जो डबल इंजन की सरकार जो जोर लगाकर शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके नतीजे को हम सबने देखा है, बिहार के बजट में भी देखा है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बिहार को विकास की रफ्तार को पकड़ाने के लिए जो हम लगातार कहते हैं कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, तो ये सारी चीजें उस जनसभा का आशीर्वाद ही नरेंद्र मोदी और नीतीश जी को मिलता है, जिसके वजह से आज एक अच्छा पंच नारा हम लोग कहते हैं कि 2025 से 30 हमारे 2 भाई नरेंद्र और नीतीश, उनका नेतृत्व बिल्कुल सफल होगा, मजबूत होगा और अंगद की पांव की तरह जहां खड़े होंगे वहां जमेंगे और बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राहुल जी, महागठबंधन भी ये दावा कर रहा है कि युवाएं जो हैं वो तेजस्वी की ओर झुकाव है, क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन के लोगों में तो सबसे बड़ी बात जो उनका झुकाव का अगर बात करें तो वो तो झूठ की तरफ है। उसके पीछे का तर्क मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया है, उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे? अगर देंगे तो रोड मैप बताने की बात की जाती है तो कहते हैं वो हम नहीं बताएंगे। यानी कि बिल्कुल साफ है कि इनके पास न मिशन है, न विजन है, न दूरदृष्टि पक्का इरादा है। और युवाओं को लेकर युवाओं ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे अपना भरोसा और विश्वास को जताया है और उनसे ही युवाओं की उपेक्षा भी है कि यही कर भी सकते हैं। राहुल जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले पीएम मोदी का बिहार दौरा आज। महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी अशांति और बवाल होने से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस की भारी तैनात किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए की गई है। बंजारा समुदाय एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है। हैदराबाद गजट के अनुसार प्रदर्शनकारियों एससी और एसटी आरक्षण प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर वाशिम में हजारों की संख्या में बंजारा समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला है। प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। और आपको बता दें, बंजारा समुदाय एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपना जो रोष है प्रकट किया है। बंजारा समुदाय का प्रदर्शन जारी है। एसटी आरक्षण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें, इसके मद्देनज़र किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में बड़ा प्रदर्शन बंजारा समुदाय का, और एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं बंजारा समुदाय। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी। बंजारा समुदाय एसटी की मांग कर रहा है, तो सरकार का उनके प्रति अभी क्या रुख है? आलोक जी, देखिए, अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भारी संख्या में वाशिम में जो है वो आदिवासी समाज कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से रोडों पे आ गया है।
अनुसूचित जनजाति के लिए जिस तरीके से आरक्षण एसटी आरक्षण की मांग चल रही थी, पिछले कई समय से इन लोगों ने आवेदन दिए थे, मुख्यमंत्री से मांग किए थे, लेकिन कहीं से कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी, जिसके चलते भारी संख्या में जो है वासिम में जो है जो समाज है वो रोडों पर आरक्षण के लिए उतरा है। बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी अपने उसी वेशभूषा में विरोध प्रदर्शन करते हुए रोडों पर उतरे हैं। किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था न हो, कोई दिक्कत न हो, उसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस ने लगभग 800 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि यातायात से लेकर के जनजीवन प्रभावित न हो। आलोक जी, बहुत धन्यवाद मुरारी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, बंजारा समुदाय ने एसटी आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। दिल्ली एनसीआर में अब रात के साथ साथ दिन में भी हल्की ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिल्ली एनसीआर में कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। लेकिन बात करें आज गुरुवार की, तो दिल्ली एनसीआर में आज हर तरफ से मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आज सुबह के वक्त हल्का कोहरा, दिन भर धुंध और बादल का ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर पर पड़ने वाला है। आज खास तौर पर बुरा हाल कई दिल्ली का रहेगा, जो कि देश की राजधानी है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर 300 के ऊपर रहेगा। सुबह से लेकर रात तक धुंध बनी रहेगी। हवाओं की गति एक बार फिर दिल्ली एनसीआर को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई है, जिस वजह से दिल्ली और दिन और रात दोनों में ही दिल्ली वालों को सुकून और चैन नहीं मिलने वाला है। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अधिक रहेगा। कोहरे को लेकर कोई बड़ा पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है, जबकि हवाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेंगी। फिलहाल 4 नवंबर तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव मौसम में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आपको बता दें, हल्की ठंड अब दिन में भी महसूस होने लगी है। और AQI की बात करें तो दिल्ली का AQI 300 पे बना हुआ है। और आपको बता दें, कोहरा, धुंध और बादल आज छाए रहेंगे, ऐसा पूर्वानुमान है IMD का। दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक है और ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ रही है। कोहरा, धुंध और बादल छाए रहेंगे, ऐसा IMD का आज पूर्वानुमान है। लेकिन AQI की बात करें तो खतरनाक श्रेणी में आ चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। IMD ने कहा है कि आज बादल छाए रहेंगे, धुंध रहेगी और जो ठंड का एहसास है दिन में भी बना रहेगा। लेकिन बावजूद इन सब के जो प्रदूषण AQI है वो इस टाइम खतरनाक श्रेणी में है। क्या कहेंगे, कब तक उम्मीद है इस प्रदूषण से छुटकारा पाने की? देखिए, जब सर्दियों में तापमान गिरते हैं तो एक जो सिस्टम होता है हमारा कि जब तापमान गिरते हैं तो हवाएं थोड़ी भारी हो जाती हैं। भारी होके वो जमीन के धरातल पर बनी रहती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं। और जो भी हमारे प्रदूषण के कण होते हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या धुआं हो, सारे प्रदूषण ये सारे उस पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये ब्रॉडकास्ट नहीं होता। इसी के अपोजिट जब गर्मियों में हवा गर्म होके ऊपर चली जाती है तो प्रदूषण भी सारे ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। तो सर्दियों में एक तो हवाओं की गति धीमी हो जाती है। जब भी हवाओं की गति धीमी होगी, उत्तर पश्चिमी हवाओं की, तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। सर्दियों में बारिश भी कम होती है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। इसी के साथ जो हमारा एक थर्मल इन्वर्जन होता है, थर्मल इन्वर्जन एक मौसमी सिस्टम है जिसकी वजह से प्रदूषण नीचे जमीन के पास बैठा रहता है। तो हमें इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम जो जितने भी ये ग्रीन हाउस गैसेज जो चाहे उद्योगिक से हो रही हो, चाहे ये हमारे पराली जलाने से हो रही हो, चाहे ये SPM के कारण हो, तो इन पे रोक लगाना चाहिए। फौरी तौर पर आप अगर क्लाउड सीडिंग करके बारिश करा लेते हैं तो वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होगी, फिर प्रदूषण हो जाएगा। तो हमको जो उसका जो रूट है, रूट पे जाके जब तक हम इन सब CNG जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं या प्रदूषक हैं, इनको रोकने का काम नहीं करेंगे, तब तक फौरी तौर पे तो आपको लगेगा प्रदूषण खत्म हो गया है, चाहे वो नेचुरल बारिश हो या आप आर्टिफिशियली बारिश कराएं। लेकिन इसके बाद प्रदूषण फिर बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें सबको व्यक्तिगत रूप से भी इस पे काम करना चाहिए कि जो हमने जिस तरह से अपने विकास के चक्कर में बड़े बड़े हाईवेज, मेट्रोज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जिनमें धूल के कण उड़ते हैं जो 2.5 होते हैं, जो हमारे
सांस के जरिए फेफड़े में होते हुए सारे खून में, ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जो दिमाग और हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर पे, सभी पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पांडे जी, इनको रोकना बहुत जरूरी है। पांडे जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब में पिछले एक हफ्ते में पराली जलाने के मामले में दुगने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दिन में ही पंजाब में पराली जलाने के 580 मामले सामने आए हैं। सोमवार को पंजाब में एक दिन में सबसे अधिक 147 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हालांकि कल मंगलवार को ये आंकड़ा मात्र 43 रहा, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक सप्ताह में पराली को आग लगाने का कुल आंकड़ा दुगना से भी अधिक बढ़ गया है। 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 35 दिन में इस सीज़न में पराली जलाने के पंजाब में 353 मामले ही सामने आए थे, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद एक सप्ताह में ही 580 मामले सामने आ गए हैं। अब तक पंजाब में पराली जलाने के कुल 933 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 2024 की तुलना में इस बार करीब 57% मामले कम सामने आए हैं। पंजाब में अब तक पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ 302 FIR दर्ज की गई है, जबकि 337 किसानों के ज़मीन के रिकॉर्ड पर रेड एंट्री डाली गई है, जिसकी वजह से अब उन्हें आगे ज़मीन खरीदने, बेचने और बैंक से लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा 386 मामलों में किसानों पर 19,80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए बीजेपी पंजाब को जिम्मेदार बता रही है। इसके साथ ही मान ने कहा कि उसने राज्य के किसानों को बदनाम करने के लिए इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। मान ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहाँ मीडिया से कहा कि दिल्ली की धुंध के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पराली का धुआं पंजाब से दिल्ली जाएगा तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चलनी चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। नासिक शहर में अपराधियों के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे खुलेआम सड़कों पर हथियार लेकर घूम रहे हैं और दुकानदारों से हफ्ता वसूली के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। ताज़ा मामला नासिक के द्वारका परिसर का है, जहां देर रात 3 अज्ञात हमलावरों ने एक चिवड़ा की दुकान पर कोयता और पत्थरों से हमला किया। पूरा वारदात पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर दुकान के पास पहुंचे और अचानक कोयता और पत्थर लेकर दुकान पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला दुकानदार से हफ्ता वसूली के लिए हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नासिक पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अपराधियों की पहचान जल्दी ही की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय व्यापारियों ने मांग की है कि पुलिस रात में गश्त बढ़ाए और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। यूपी के बहराइच जिले के सुजौली थाना क्षेत्र के तहत भरतापुर गांव के दूर दराज इलाके में बुधवार शाम कोडियायाला नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलटने से उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक नदी में तेज बहाव की वजह से पेड़ से टकराने की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ा और पलट गई। नाव पर 22 लोग सवार थे। इनमें से 13 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर SDRF की टीम रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। SP रामनयन सिंह ने देर बताया कि भरतापुर गांव जंगल में स्थित जनपद का आखिरी गांव है। यहां से गांव के कुछ लोग नाव पर सवार होकर पड़ोसी लखीमपुर खीरी जिले के खेटरिया बाजार से खरीदारी करके गांव वापस लौट रहे थे। गांव के नज़दीक पहुंचने पर नाव नदी के किनारे एक लकड़ी से टकराकर असंतुलित होकर पलट गई। और आपको बता दें, इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भरतापुर गांव की नाव दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन और SDRF और NDRF के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचने तथा तत्काल राहत कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, और वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नजदीक पहुंचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं,
और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। संवाददाता अरविंद अवस्थी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, नाव में अभी भी लोगों को आना जाना पड़ रहा है, कोई सरकार इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? और अभी एक औरत की मौत की पुष्टि भी की गई है, और कितने लोग लापता हैं? जी बिल्कुल आलोक जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज लखीमपुर उत्तर प्रदेश के जो बहराइच में जो है बड़ा नाव हादसा हुआ है, जिसमें करीब 25 लोग सवार थे और 25 लोगों में जो है जो आधा दर्जन लोग करीब जो है बहे हुए थे, जिसमें 6 लोगों को जो है लोगों ने सकुशल निकाल लिया, लेकिन 8 लोगों की बहने की सूचना थी। हालांकि प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी के तहत जो तुरंत तत्काल जो है वहां पे राहत प्रक्रिया के तहत जो 2 लोग थे उसको जो है बचा लिया था। हालांकि एक महिला की डेड बॉडी वहां पे जो है बरामद हुई है और जो 7 लोग हैं उसमें जो है लापता चल रहे हैं, जिनका जो है जो जिला अधिकारी बहराइच है वो जो है लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए हैं और उन्होंने जो है साफ तौर पे जो वहाँ की एनडीआरएफ की टीम है और जो 2 स्टीमर के साथ वहाँ उनकी तलाश जारी कर रखे हैं, जो कि 7 लोग जो लापता थे उसमें 3 बच्चे और 4 जो है बड़े लोग हैं जो शामिल हैं। जी अरविंद, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरकार मुलाकात हो गई। ट्रंप और जिनपिंग दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में मिले। ये दोनों आखिरी बार 2019 में मिले थे और अब तक 6 सालों बाद मीटिंग हुई है। ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पहले भी हम कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अब भी कई मुद्दों पर बात बनेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, चीन के बहुत ही खास और सम्मानित राष्ट्रपति के साथ हमारी बातचीत होने वाली है। मुझे लगता है कि हम पहले भी कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अभी कुछ और मुद्दों पर सहमति बनाएंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक महान देश के महान नेता हैं और मेरा मानना है कि हमारे बीच लंबे समय तक अच्छे संबंध बने रहेंगे। उनके साथ मीटिंग करना हमारे लिए सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों के बीच लंबे वक्त से टैरिफ वॉर चल रही थी। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि चीन और अमेरिका का टैरिफ का मसला हल हो सकता है। ट्रंप ने कहा, आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप के चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बाद जिनपिंग ने उनका सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था, जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा था। टैरिफ का ओवरऑल ट्रेड पर असर पड़ रहा था। हालांकि अब दोनों के रिश्तों में नरमी आ सकती है। हैती में तूफान मेलिसा के कारण आई बाढ़ से 25 लोगों की मौत हो गई है। तूफान ने जमैका और क्यूबा में भी भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। दक्षिणी हैती के तटीय शहर के पास तटबंध टूटने और आसपास के मकानों में पानी भर जाने से 25 लोगों की मौत हो गई है। मेयर का कहना है कि सुबह तक कई मकान ढह गए और लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं इस स्थिति से व्यथित हूँ। उन्होंने सरकार से पीड़ितों को बचाने में मदद करने की अपील की है। तूफान मेलिसा के कारण आई भारी बाढ़ से बचाव के लिए निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने में कठिनाई हो रही है। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी का केवल एक अधिकारी ही प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी क्यूबा में लगभग 7,35,000 लोग अब भी आश्रय गृहों में हैं। मेलिसा के क्यूबा को पार करते समय कमज़ोर पड़ने का अनुमान है, लेकिन दक्षिण पूर्वी या मध्य बहामास से गुजरते समय ये मजबूत बना रहेगा। बृहस्पतिवार देर रात तक इसके बरमूडा के पास पहुंचने का अनुमान है।